हेलो फ्रेंड, मैं शायला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। इजराइल ने ईरान के ऊपर पहला ऑयल अटैक कर दिया है। इजराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर बम्बार्टमेंट करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस तरह से इजराइल कह रहा था कि हम ईरान के ऑयल रिसोर्सेज को टारगेट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही होता नजर आ रहा है। इस वक्त गल्फ कंट्री के अंदर टेंशन का माहौल है। हिजबुल्लाह, हमास, गजा, फलस्तीन, शाम, लिबनान, ईरान, सबके सब जो है इस वक्त जो है ना इसराइल के निशाने पर है। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया आज भी यही कह रहा है कि हमास ने जो पहला अटैक 7 अक्टूबर को किया था वो टेररिस्ट अटैक था और इजराइल इसके लिए जो भी करेगा वो सब फेयर है। दूसरी जानिब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इजराइल का एयर डिफेंस और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि ईरान क्या इसका जवाब देगा। ईरान इस वक्त जलता हुआ हमें नजर आ रहा है और इजराइल फुली एग्रेशन के साथ आगे बढ़ता हुआ। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर बॉम्बिंग की गई है। जिस तरीके से इजराइल ने ये चेतावनी दी थी कि हम ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाएंगे, वहां से हम शुरुआत करेंगे। जब से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है तभी से ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि इजराइल की तरफ से एक बड़ा हमला जो है वो हो सकता है। वैसा ही अब सामने आया है। इसके साथ साथ जिस तरीके से बीते दिनों में इजराइल ने सभी चीफ्स को मार गिराया है, अब ये खबर भी सामने आ रही है कि याहिया सिंबाद को भी मार गिराया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका की तरफ से जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल को मिल चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या ईरान सीधे तौर पर इस जंग में शामिल होता है। दोस्तों जब ये खबर सामने आई तो इस पर पाकिस्तान जो है वो छाती पीटने शुरू हो चुका है। क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी, आइए आज की वीडियो में देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन इससे ईरान ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि हमने दुनिया कह रही थी कि हो सकते हैं जो एटमी तंसीबात है उसमें भी हमला हो सकता है। तो साइबर अटैक किया तो है, साइबर अटैक किया है। लेकिन ये जो तेल पर हमला किया, इससे सबसे बड़ी पाकिस्तान को भी बहुत तकलीफ होगी। अच्छा। अभी प्राइसेस भी हाई होगी पेट्रोल की। चाइना को भी सारा पेट्रोल वही सप्लाई कर रहा है। तो हम तो ईरान से ऑफिशियली पेट्रोल लेते हैं। ऑफिशियली तो नहीं लेते, लेकिन चाइना तो फिर प्राइस कैसे हाई होगी? अनऑफिशियली तो ले सकते हैं ना। तो ऑफिशियली नहीं ले सकते, लेकिन स्मगल होके भी आता है। हाँ, ज्यादा स्मगल होके आता है। ठीक है, यही कहते हैं कि अमेरिका के बगैर इसराइल नहीं चल सकता, लेकिन असल में इसराइल के बगैर अमेरिका नहीं चल सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, पिछले दिनों डॉन में एक एडिटोरियल आया था। हाँ। उसमें कहा था कि जो फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की, उस पर इन्फ्लुएंस जो है ना वो इसराइल का है। 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है और दुनिया के ऊपर रूल कर रही है। 5 लाख, ठीक है, 5 लाख जो ऐसे है अमेरिकन और इसराइल जो सपोर्टर्स है, ठीक है, जो अमेरिकन जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, उनका एक कमीशन बना है और उस कमीशन का जो इन्फ्लुएंस है ना वो सीधा यूएस कांग्रेस पे है। अच्छा, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजीम चेंज आ रहा है, इलेक्शन आएंगे तो जब ट्रंप आएगा पावर में तो हो सकता है वो इसराइल से हाथ हटा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसने इसराइल पे ऐसे हाथ रखा है और इसराइल ने यूएस। इंडिया भी तो खड़ा है ना। इंडिया भी तो आप देखें ना, इसराइल के साथ हर अटैक जब होता है। लास्ट टाइम जब पेजर अटैक हुआ था तो इंडिया के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा कि पेजर अटैक जो है ये बड़ा स्मार्ट मूव है इसराइल आर्मी का। आज देखें इसराइल ने पहला अटैक कर दिया ईरान की ऑयल रिफाइनरी पे। जो इसराइल कह रहा था मैं करूंगा, देखिए ईरान तो नहीं रोक पा रहा उसको। मैं आपको एक बात कहूँ, इंडिया क्यों रोकेगा इसराइल को? हाँ। वो अपने दोस्त को क्यों रोकेगा? हाँ। इंडिया और अमेरिका ये पुराने दोस्त है और इनकी ये चड्डी के दोस्त है एक दूसरे के, ठीक है? ये एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ। अमेरिका ने अगर इंडिया का हाथ छोड़ा तो इनमें दोनों का नुकसान है। अच्छा। अमेरिका का नुकसान इस तरह है क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है। इंडिया की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर है। हम टेररिज्म को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर चाहे वो किसी भी देश में टेररिज्म अगर फैलता है तो उसके खिलाफ जो भी एक्शन होगा इंडिया उसके साथ जो है वो खड़ा नजर आएगा। जिस तरीके से हमास ने हमला किया, निर्दोष लोगों को मारा, उसके बाद से जब इजराइल इसका जवाब दे रहा है तो इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इंडिया जो है बिल्कुल इजराइल के साथ खड़ा है। तो यहाँ रीजन में जो इंडिया है ना उसकी बहुत पावर है, ठीक हो गया रीजन में। और अमेरिका दुश्मन है चाइना का, ठीक है, यहाँ पे रशिया का, और रशिया और चाइना का जो टक्कर का मुल्क है वो इंडिया ही है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया जो है ना यूएस को कभी नहीं छोड़ेगा। ऑन द अदर साइड इंडिया कभी यूएस को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। उनकी जो इक्विपमेंट्स आती है मिलिट्री, वो आधे से ज्यादा यूएस उनको देता है। सही हो गया। इसलिए ताकि इलाके में ये सबसे पावरफुल रहे और ये हमारा चाइना भी डरा रहे और पाकिस्तान भी है। हाँ। तो इंडिया क्यों रोकेगा? इसराइल को नहीं रोकेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस ईयर में 22 बिलियन $22 बिलियन का जो एड है ना, ये अमेरिका ने इसराइल को दिया है। चाहे आप गूगल भी कर ले, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख ले, 22 बिलियन, जो आज तक
सबसे ज्यादा मिलिट्री एड है जो एक मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क को दिया। ठीक हो गया। ठीक है, और इसराइल ने जब जितना रिसीव किया है ना, उस एड में भी सबसे बड़ा एड यही है, एक साल के अंदर $22 बिलियन। दूसरी तभी तो अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर रहा है ना। हाँ एग्जैक्टली। दूसरी बात, अमेरिका के खैर कुछ देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल को ही मदद मिल रही है। अभी देख लीजिए कि इंडिया की तरफ से 2.5 लाख टन गेहूं जो है वो यमन में भेजा गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल को ही मदद मिलेगी। जो भी मुसीबत में है, जो मुश्किल घड़ी में है, उसके साथ इंडिया हमेशा से खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। हाँ, मगर ये क्लियर है कि आतंकवाद को जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ जो है आगे आकर जो है लड़ा जाएगा, उससे मुकाबला किया जाएगा। अंदरूनी मसाइल भी है, उस पर जाएंगे नहीं। तो ये मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ साजिश क्यों रची जा रही है? ईरान एक तरफ, फलस्तीन एक तरफ, लिबनान एक तरफ, शाम एक तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम उम्मा का नारा भी तो हम सब लगाते हैं। आपने 2 कंट्रीज के ऊपर बड़ा जोर दिया, इंडिया और यूएस की आपने पॉलिसीज बताई हम सबको, लेकिन हम तो कहते हैं ईरान ने बहुत अच्छा किया, इसराइल को ठोका, ईरान ने बहुत अच्छा किया जो है, उधर अटैक किया, इधर अटैक किया। आज ईरान के साथ कोई एटमी मुल्क खड़ा है? मतलब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया तो खड़ा है इसराइल के साथ, तो हमें तो ईरान का फिर हाथ पकड़ना चाहिए। नहीं, हमें किसी का भी हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, हमें खुद को संभाल लेना चाहिए पहले, उसके बाद हम किसी के हाथ पकड़ने के काबिल बन जाए, तब हाथ पकड़ना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं आपको कहूं, वो एक कहावत कहते हैं शायद उसको, कि जितना चादर उतना पाँव फैलाओ। अच्छा। ईरान अपने चादर से पाँव निकाल रहा है, तो उस पर फिर हवा भी ठंडी लगेगी और बारिश भी होगी। सही हो गया। ठीक है? वो अपने जो उसके पैरामीटर्स है उससे बाहर निकल रहा है। अब कहाँ इसराइल, कहाँ ईरान, मैच ही नहीं है। अच्छा, तो ईरान कह रहा है मैं तो इसराइल को खत्म कर दूंगा। तो करके दिखाए, वो तो हम सब देख रहे हैं कि कौन किसको खत्म कर रहा है। इसराइल एक टाइम पे 4 फ्रंट्स पे लड़ रहा है। वो वहाँ पे गजा में लड़ रहा है, लेबनान से लड़ रहा है, ईरान से लड़ रहा है, ठीक है, और आगे जो सऊदीया है उनके हिसाब से भी एक फाइनेंशियली लड़ रहा है। ठीक है, दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, वो आते नहीं है, उसको लाए जाते हैं। अच्छा, अगर एक लड़ाई हो रही है तो उसमें किसी का फायदा होता है, ठीक है, और इस लड़ाई से भी फायदा हो रहा है। एक ऑयल की बात करूंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, शायद किसी को फनी लगे। जब हमने पहले ये अटैक पे रिकॉर्ड की थी, तो हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उन्होंने मैसेज किया था कि अगर ईरान के ऑयल पे इसराइल अटैक करता है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम गल्फ से लेते हैं, हम रशिया से ज्यादा ऑयल लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान को फर्क ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप ईरान से ऑयल जो है ना स्मगल करके लेते हो। आप अपनी फिक्र करो, हमें इन अटैक से फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितने दम नजर आता है इंडिया की इस बात में कि आप अपनी फिक्र करो, अगर इसराइल इसी तरह अटैक्स जारी रखता है ईरान के ऑयल पे। मैं आपको एक बात अब यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, ये स्टांस जो है ना, ये इंतहाई जो कहते हैं ना इसको, कि इसका कोई सर पैर नहीं है। अच्छा, ठीक है। अगर एक ऑयल ईरान से स्मगल हो रहा है तो वो हमें उस दाम पे मिल रहा है जो इंटरनेशनल दाम है। ठीक है, तो इस चीज से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें भी नहीं पड़ा। जो स्मगल कर रहे हैं उनको फर्क पड़ेगा। अच्छा, ठीक हमें है। ऑयल मिलेगा उसी रेट पे मिलेगा जो इंटरनेशनल है, अभी भी उस पे मिल रहा है, और अगर स्मगलर बंद हो जाए और इंटरनेशनल इंपोर्ट करे तब भी हमें उसी रेट पे मिलेगा। सही हो गया। स्मगलर हमारे चचाजाद नहीं है जो हमें 20 रुपए लीटर देंगे। ठीक है, वो खुद अपने फायदे के लिए जो मार्जिन होता है वो खुद रखता है और इंटरनेशनल रेट पे हमें देते हैं। तो इस चीज से न पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है, न मुझे और आपको कोई फर्क पड़ता है। अभी शहबाज शरीफ का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था कि जब मैं यूनाइटेड नेशन में गया, मैंने पूछा नेतन्याहू किस दरवाजे से आएंगे, उन्होंने कहा इस दरवाजे से। तो कहते मैंने वो अपना उस दरवाजे की तरफ कर दिया और फिर वो नेतन्याहू वहां से गुजर गए। इस तरह हमने नेतन्याहू को इग्नोर किया। अब ईरान की बारी आई तो क्या स्टेटमेंट आएगी? अटैक्स तो शुरू हो गए हैं, और जो हमारे आपने इग्नोर नहीं किया, आप उसका सामना नहीं कर सकते हैं, आप उसके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, आपकी हैसियत नहीं है, आपकी औकात नहीं है कि आप उसके सामने भी आ जाएं। तो अपनी आवाम को जिस तरीके से वो चूरन चटाते हैं, उन्होंने एक बार फिर आपको चूरन दे दिया। वो खुद डर के मारे जो है वो किसी और रास्ते निकल गए होंगे, और आपको ये बताया गया कि हमने जो है इग्नोर कर दिया। आप कौन होते हैं? आप देख लीजिए इजराइल कितने तरफ से जो है वो कितने दुश्मनों के साथ जंग लड़ रहा है, उसको तब जो है वो फर्क नहीं पड़ रहा, और वो पूरा एक मतलब चट्टान की तरह खड़ा है। तो आप देख लीजिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आपके तो 93,000 फौजी एक साथ पैरों में गिर के सरेंडर कर देते हैं। तो ये आपकी औकात है, तो अपनी औकात को बखूबी पहचानते हैं आपके जो वजीर आजम हैं, और इसीलिए वो उनका जो है सामना नहीं कर पाए। वजीर आजम साहब ने जो इग्नोर किया नेतन्याहू को, क्या स्ट्रेटेजी थी? वाह, कमाल हो गया। 2 दरवाजे एक से आए और दूसरे से गुजर गए, ये इग्नोर होता है। तो क्या उखाड़ लिया? बात ऐसी करनी चाहिए ना कि जिससे नेतन्याहू को कुछ फर्क तो पड़े। हाँ,
तो अगर शहबाज शरीफ उसको देखे न देखे हाँ। तो नेतन्याहू को इस चीज से क्या फर्क पड़ता है? हाँ। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ ना, पहले पाकिस्तान अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाए कि इसके देखने न देखने से फर्क पड़े। हाँ, उसके क्या बात बाद है। फिर ये देख रहा है नहीं देख रहा, फिर ये मतलब नेतन्याहू ने भी नोटिस नहीं किया होगा कि पीएम बैठे हैं उसको हमारे। शायद ये पता भी नहीं होगा कि ये कौन है या कोई नहीं है। अच्छा। खैर उस बात को छोड़ के हाँ। आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, कि एंटी अटैक्स, स्मैटर्स में मुझे कोई शक नहीं है। ईरान के ऊपर जो अटैक्स अब शुरू हो गया, पहले साइबर अटैक हुआ, आज ईरानी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक हुआ, क्योंकि अमेरिका को पता था इसराइल पीछे नहीं हटेगा, और अमेरिका आपको पता है इसराइल को और भी स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस दे रहा है। इस खित्ते के अंदर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, इस रीजन की बात करें, हमारा वो हमसाया है, बॉर्डर शेयर होता है। आपको ये कन्फ्लिक्ट कहाँ तक फैलता हुआ, खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है? असल में ये तो एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, ठीक हो हम गया। और आप इसको खत्म नहीं कभी conclude भी नहीं ठीक है, होगा। हम इधर बातों पे खत्म करें तो फिर इसको 2 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन खत्म तो इसने तब होना है जब इसने होना है। लेकिन सिंपल बात ये है कि मैंने जिस तरह आपको, जब तक एक जंग हो रही होती है ना, तो इससे एक बंदे से मुराद मुल्क का फायदा हो रहा होता है, और जब उस मुल्क का फायदा पूरा हो जाए तो वो उस चीज़ को फिर खत्म करता है। आपको बताऊँ, सबसे बड़ी इंडस्ट्री दुनिया में जो वेपन्स की, आर्म्स की है, वो किसकी है? अमेरिका की है। अमेरिका की है। तो अमेरिका क्यों चाहेगा कि जंग खत्म हो जाए? उसको तो अपने आर्म्स को बेचने हैं ना। इसराइल उनसे लेगा, इंडिया उनसे लेगा, जंगें खत्म होंगी तो उनसे वेपन्स कौन लेगा? फिर तो वेपन की जरूरत है। 40% ऑफ द वेपन्स ट्रेड जो है ना, वो यूएस का है पूरी दुनिया में। तो हमारा और इंडिया वाला भी इंडिया ने जो हथियार हैं वो अपने बनाना शुरू कर दिए हैं। अब जो भी हथियार है, इंडिया जो भी हथियार यूज करेगा, इंडियन आर्मी जो भी हथियार यूज करेगी, वो यहीं पे बनेंगे, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में बनेंगे। हम आपकी तरह बीक पे नहीं है। जो वेपन्स का सिस्टम है उसके पीछे भी यूएससी है। कैसा वेपन का सिस्टम? जैसे हम भी डिफेंस हर साल बढ़ाते हैं ना, कि बॉर्डर्स को लेके। हाँ, डेटरेंस बोलते हैं ताकि खौफ फैलाई जाए। सबसे पहली बात, इंडिया के पास जो पहला सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी, मतलब ये सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी इसको कहते हैं कि अगर हम एक मुल्क पे एटम बम फेंकेंगे पहले, हाँ। तो हमें लगेगा कि हमने तो उसको खत्म कर दिया, अब वो तो हम पे नहीं फेंक सकता। हाँ। लेकिन वो एक ऐसा सबमरीन है कि उसमें ऑलरेडी एक न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास है ये। अच्छा। अभी तो 7 है, अभी तो बहुत बढ़ गए। हाँ। तो वो वेपन पानी में होता है, मुल्क पे गया, इंडिया पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, जस्ट इन केस। हाँ, लेट्स पोज है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम। हाँ, तो अगर पूरा डिस्ट्रॉय भी हो जाए ना और एक चीज भी जिंदा ना बचे, तब भी वो हम पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास। और पहला जो ये शेख रशीद साहब को बताया जो कह रहे थे पापा के बम मारेंगे। सबसे पहला जो उनका सबमरीन था जिसमें ये कैपेबिलिटी थी, वो था आर्यान 1, ठीक है। जो अमेरिका ने इंडिया को दिया। क्यों दिया? ताकि यहाँ पे आसपास चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, इन पे दबाव बना रहे हैं, ठीक है। इंडिया का। तो अल्टीमेटली अमेरिका का दबाव हुआ ना, सही हो। इंडिया अमेरिका का दोस्त है, ठीक है। फिर क्या है? फिर दूसरा इसका जो मतलब था, जो इसका वो चाहते थे कि हो जाए, वो ये बात थी कि जब उनको मिलेगा तो फिर ऑब्वियसली आसपास मुल्कों को भी तो ये चाहिए होगा। तो कल भी तो अमेरिका ने प्रीडेटर ड्रोन्स दिए हैं ना इंडिया को 31। बिल्कुल, अब पाकिस्तान भी इस चीज के सर्च में जाएगा और आखिर अमेरिका तक पहुंच जाएगा। लेकिन उन्होंने तो खरीदे हैं, हमें तो फ्री में चाहिए होते हैं। ये वैसी बातें हैं, ये वैसी बातें खरीदे मरीदे नहीं होते। हाँ। ये बस हमें और आपको दिखाने के लिए खरीदने वाले होते हैं। हाँ ठीक है, खरीदे होंगे, लेकिन ऐसा भी मुश्किल नहीं, क्योंकि अमेरिका का भी इसमें फायदा। अमेरिका ने जितने में बनाए थोड़ा सा प्रॉफिट रख के भेजा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉफिट दे के भेजा है ना, अब इससे जो ममालिक जाएंगे अमेरिका पर, उससे वो बड़ा प्रॉफिट। अब इसराइल का थ्रेट, प्यारे जाहिल उसे खरीदना ही कहते हैं। जब उसने अपने जिस कॉस्ट पे उसने बनाए, उस पे जो है थोड़ा प्रॉफिट रखा, ज्यादा प्रॉफिट रखा, जितना भी प्रॉफिट रखा, उस डील को बेचना और खरीदना ही कहते हैं। आपकी तरह नहीं है कि हाँ लाओ दे दो। जिस तरीके से आपको इन चीजों से मतलब आपका तो कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक आपका कोई इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। आपके हाथ में भीख का कटोरा है, जो आकर के कोई डाल देता है तो वही जो है आपके लिए सब कुछ हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। इंडिया भी बहुत सारे हथियार हैं जो इंडिया बेच रहा है, और बहुत सारे हैं जो इंडिया खरीद रहा है। तो ये चीजें आपकी समझ से, आपकी पहुंच से बहुत दूर हैं। अभी आपको कम से कम जो है 50 साल 60 साल लगेंगे ये बातें समझने में, ना कि वहां तक पहुंचने में। आपको अभी समझने में ही इतना वक्त लगने वाला है। तो दिमाग पे ज्यादा जोर ना डालें। तो जिस तरीके की वाहियात बातें, जिस तरीके की वाहियात सोच आप रखते हैं, तो आप उसी पर ज्यादा काम करें। बढ़ेगा इस्लामिक कंट्रीज में कि कम होगा? ये 57 कंट्रीज का इसराइल को रोक पाएंगे? अटैक्स जनाब शुरू हो गए हैं। और कितना बढ़ेगा? ये तो बढ़ चुका है, ये तो आग जो है ना, आग फैल चुकी है। ये मुझे वही सिनारियो याद आता है जो वर्ल्ड वार 2 से पहले थी, या वर्ल्ड वार 1 से जो पहले थी। दुनिया ग्रुप्स में डिवाइड हो रही है, और वहाँ भी दुनिया ग्रुप्स में डिवाइड हो गई, और फिर हुआ यूँ कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के सामने मुकाबला हो गया, और मुल्क खत्म हो गया। फिर एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप हो गया। अब भी वही हो रहा है, एक साइड पे एक ग्रुप बन रहा है, दूसरे साइड पे दूसरा ग्रुप बन रहा है। तो सिनारियो तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ख़राब होगा। अलबत्ता आजकल जो डिफरेंस फैला हुआ है न्यूक्लियर वेपन्स का, तो शायद ये वाहिद चीज़ है जो वर्ल्ड वार को रोक सकती है, वरना तो कोई चीज़ नहीं रोक। और रही बात इसराइल की, उन्होंने साफ बताया कि हम कोई ऐसी चीज़ पे
डायलॉग नहीं करेंगे कि जिसमें ये लिखा हो कि फलस्तीन को या गजा को एक अलग स्टेट दिया जाए। नहीं, वो कह रहे, उन्होंने क्लियर बता दिया कि हम इस चीज़ पर कोई डिबेट ही नहीं करेंगे। वो ग्रेट इसराइल की बात करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं इसराइल का ये मूव कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी एक ऑयल रिफाइनरी पे अटैक हुआ है? काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी से डाउन होगी और सारे मुल्कों में मसले मसाइल क्रिएट होंगे। और जिस तरह ये बात की जा रही है कि इधर प्राइसेस ज़्यादा होंगी, ऑयल चाहे जिस तरीके से भी आता है प्राइसेस हाई होंगी और जिस तरह अब अटैक हुआ है, अब रिड्यूस हो जाएगा ऑयल, तो वो अब मुल्कों में उस तरह से जा नहीं सकेगा। लेकिन ईरान के पास बड़ा ऑयल है, अभी तो एक रिफाइनरी पे अटैक है। आपको डर क्यों लग रहा है कि ये अटैक्स बढ़ते जाएंगे अब? हाँ, बढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी ये जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वो ट्रिगर से गोली निकल चुकी है बंदूक से। अब देख, दोबारा ईरान भी रिटेलिएट करेगा। इसराइल में भी एक जगह है जहाँ पे वो गैस निकालते हैं, वो मिस्र को भी सप्लाई करते हैं। वो सप्लाई एंड डिमांड है ना, जाहिर सी बात है, अब डिमांड कम हो जाएगी। ये तेल की बात तो साइड पे रखो, लेकिन लोगों का नुकसान हो रहा है, आम लोगों का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे ईरान में मासूम बच्चे मर रहे होंगे, कोई ना कोई मरा होगा इसमें। तो ये जंग रुकने वाली नहीं है, सारी मिडिल ईस्ट को अपने लपेट में रह रही है। हो सकता है वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो जाए। अगर वर्ल्ड वार 3 जिन इजरायलियों को उस दिन हमास के द्वारा मारा गया, जिस तरीके से इजरायली बच्चों को जो है निशाना बनाया गया और उनका कत्ल किया गया, बेरहमी से उन्हें मारा गया, तो क्या वहां पे आपकी इंसानियत नहीं जागती? सिर्फ आपको मुस्लिम देशों में ही नजर आती है इंसानियत? तो ये दोगलापंथी बंद कीजिए। अगर आप इतने ही इंसानियत पसंद लोग हैं तो हर जगह इंसानियत देखिए। उसमें कोई चॉइस नहीं होती कि इंसानियत इसमें इंसानियत है तो इसमें नहीं है। जो इंसानियत पसंद लोग हैं वो एक नजर से सबको देखते हैं। हो गई तो वो एटॉमिक बम से नीचे नहीं रुकेगा। ईरान ने पिछले दिनों इंडिया से हेल्प मांगी, आपको क्या लगता है इंडिया इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? क्योंकि अब जो इसराइल है, पहले ईरान ने अटैक किया, फिर इसराइल ने, फिर ईरान ने किया, अब जा रहा है, अब इसराइल की जो है बारी है। और इसराइल बड़ी प्लानिंग से करता है, वो ऐसी चीज़ों को टारगेट करता है, जैसे आपने बात की ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करना, उनके एनर्जी रिसोर्सेज को टारगेट करना, उनके कैपिटल सिटी को टारगेट करना, उनकी एम्बेसीज को टारगेट करना। तो ईरान की जो चाल है वो तो बड़ी डीप है। हाँ, और आयतुल्लाह रिजीम जो है ना, वो अपने नजरियात को ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। अपनी जो इंटरेस्ट है ना, वो उनको पीछे रखती है ज्यादा। अपनी जो नजरियात है वो कहते हैं कि इसराइल एक नाजायज जगह पे बना हुआ है। तो लगता है ये जंग सारी, और आपने दूसरी बात की इंडिया की, मुझे नहीं लगता कि इंडिया इसराइल की हेल्प करेगा। अच्छा। क्योंकि वो ईरान से भी चाबहार पोर्ट बना रहे हैं। आप देखो, एक साइड पे वो क्वाड का मेंबर भी है, दूसरी तरफ वो रशिया से गैस भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया बड़ी न्यूट्रली हर कंट्री के साथ खड़ा है। अभी देखो, वो इसराइल के वो कहते हैं इंडिया की लड़ाई किसी देश के साथ नहीं है। बिल्कुल इंडिया की किसी देश के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। हर किसी के साथ इंटरेस्ट होते हैं। इंडिया ईरान के साथ भी ट्रेड कर रहा है, इजराइल के साथ भी कर रहा है। हाँ, मगर आतंक के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ जो है, जहां भी लड़ाई हो रही होगी, इंडिया वहां पर खड़ा होगा। अगर ईरान में कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो इंडिया ईरान के साथ खड़ा होगा। अगर इजराइल में टेररिस्ट अटैक होगा तो इंडिया इजराइल के साथ खड़ा होगा। वी स्टैंड विद इजराइल। Yes. दूसरी तरफ वो हमास को दहशतगर्द तंजीमें करार देता भी नहीं है। हाँ, नहीं है। डॉक्टर अजय शंकर ने बोला हमास का जो पहला हमला इजराइल पे था वो टेररिस्ट अटैक था। उन्होंने बोला टेररिस्ट अटैक है, लेकिन उन्होंने तो डिजिग्नेट नहीं किया ना। वो तो जिस तरीके से अमेरिका ने हिजबुल्लाह को किया, इस तरह इंडिया ने तो नहीं किया ना। वो तो फलस्तीन काज जो उसके साथ भी तो खड़े ना। हाँ। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने हेल्प की होगी, क्योंकि वो ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि हर मुद्दा आके, क्योंकि इंडिया ग्लोबल मार्केट है, ये मुद्दा भी, जैसे चाबहार पोर्ट का जिक्र किया, चाबहार पोर्ट पे इंडिया ऑलरेडी जो है अफगानिस्तान की भी इन्वेस्टमेंट करवा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है इंडिया के लिए, उनकी ट्रेड के लिए, क्योंकि यहाँ से गवादर और उधर से चाबहार की बात करते हैं। अब ये जो इसराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी पे ऊपर जो बॉम्बिंग की है, जो अटैक किया है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं? मुझे लगता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि ईरान का जो तेल है ना, काफ़ी सारे मुल्क जो लेते हैं, इंडिया भी खुद लेता है, चाइना लेता है, और रशिया को भी जो है ना, वो उधर भी कुछ ना कुछ जो है ना सप्लाई होता है। मुझे लगता है इसका कोई असर होगा। इंडिया की अगर डिप्लोमेसी की बात करें, वो तो किसी का साथ नहीं देता। वो हर किसी का, सर, वो जिसका दोस्त है उसका दोस्त ही रहता है। हमने देखा है, अगर वो स्टैंड इसराइल है, रशिया की तरफ जा रहा है, कभी जो है तो रशिया से दोस्ती तोड़ी। देखिए, रशिया यूक्रेन की, पूरा यूरोप ने इंडिया को प्रेशराइज किया, वो तो रशिया के खिलाफ ये तो उसकी पॉलिसी है ना कि तोड़ना किसी को नहीं है, बस अपने इंटरेस्ट को। स्मार्ट मूव्स है ना। अभी तक वो रशिया को दोस्त कह रहा है, इसराइल को दोस्त कह रहा है। देखिए कब हटा अपनी बात से। वही बात है ना, वो अपने इंटरेस्ट को देखे। हम अगर कहेंगे कि इंडिया साथ देगा, वो नहीं साथ देगा। इंडिया क्यों आएगा इस्लामिक कंट्रीज की जंग में? सवाल तो ये है। सवाल ये है, बाकी 57 कंट्रीज आए ना, इंडिया क्यों आए? वो तो आपने फॉरेन जो डिप्लोमेसी होती है वो सक्सेसफुल उनको जारी रखा हुआ है ना। हाँ, ठीक है। इस तरीके से वो क्वाड का भी मेंबर है। हाँ। इसके अलावा वो रशिया से भी प्रॉपर एक्सपोर्ट कर रहा है, गैस भी एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें, वो इसराइल के साथ भी खड़ा है। वो इसके अलावा फलस्तीन काज के लिए अपनी सॉफ्ट पावर भी दिखा रहा है कि हम फलस्तीन के और उसको पाकिस्तान से कश्मीर भी चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए। तो आपने जो क्या कहते हैं उसे, हर जगह फंसाई हुई है। हाँ, और देखिए इंडिया को अपने इंटरनल मामलात में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, और देखिए फिर भी वो कितने रीजन में कितनी स्मार्टली मूव कर रहे हैं।
उनके जो अगर इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, सबसे ज्यादा अगर मैं किसी को क्रेडिट दूंगा वो जयशंकर है, डॉक्टर जयशंकर। अच्छा। जिस तरीके से वो सब चीजों को लेके चल रहे हैं, हाँ। उनकी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी वो नजर नहीं आ रही। हम अच्छा। कहाँ पे खड़े, हाँ। ना हम फलस्तीन के साथ खड़े और ना हम ऐसा सिर्फ एक पॉलिसी की वजह से नहीं होता। और ये थोड़ा जो आप सोशल मीडिया पर देखकर जो मतलब व्हाट्सएप का ज्ञान जो पेलते हैं आकर के, इससे थोड़ा ज़्यादा ज्ञान लो, गूगल करो, आर्टिकल्स पढ़ो, सब कुछ जो है उस पर रिसर्च करो, फिर आपको समझ आएगा कि असल में क्या कहानी है। ये सिर्फ एक इंसान, एक शख्स नहीं कर सकता। अगर कहा जाए कि सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ही सब कुछ कर रहे हैं, पूरी फॉरेन पॉलिसी उन्होंने ही बना दी, तो ऐसा नहीं है। इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करो, पता करो, उसके बाद जो है आकर के ज्ञान पे लो। ये जो सरकार है, ये सरकार अपने आप में दम रखती है, अपने आप में इसकी पॉलिसीज अच्छी हैं, इसकी सोच अच्छी है, इसका विजन जो है वो दूर का विजन रखती है, इसीलिए ये कामयाब है। इसीलिए हर कोई जो है इस सरकार को चाह रहा है। मोदी, अब देखा जाएगा तो सरकार में मेन चेहरा तो मोदी है ना, तो मोदी को इसीलिए जो है पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से देखा जाता है। तो पॉलिसीज जो हैं वो एक सरकार मिलकर के बनाती है, कोई एक इंसान, एक शख्स इस पर काम नहीं करता है। इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। सही हो पता गया। नहीं हम कहाँ पर खड़े। हाँ। इसकी वजह ये है कि हम जो है ना वो क्या कहते हैं, फाइनेंशियली वीक है। हाँ। अगर हम इस फुल फलस्तीन को सपोर्ट करेंगे, ईरान की तरह, टर्की की तरह बयान देंगे, तो पता नहीं हमारी इकोनॉमी का क्या होगा। और अगर हम इंडिया की बात करें तो वो यूरोप को हथियार सप्लाई करते हैं, वो यूक्रेन में जाते हैं, रशिया के साथ ऑयल डील करते हैं, रशिया को दोस्त बनाता है अपना। और अभी डॉक्टर एस जयशंकर तो पाकिस्तान में थे कल तक, तो क्या असर पड़ा था, क्या सीखा उनसे? वो तो कुछ भी नहीं सीखा। हाँ। और जिस तरीके से हम जा रहे हैं, अगर हम कुछ नहीं सीखेंगे तो हमने घर क्यों होना है? घर क्यों होना है? हमें मतलब हमें पॉलिटिक्स नहीं आ रही है। पॉलिटिक्स आ रही है, लेकिन वो तसलसल नहीं है हाँ। डिप्लोमेसी में। ये इंडिया तो अभी से नहीं कर रहा ना, वो तो 2014 से उन्होंने अपने जो क्या कहते हैं अपने स्ट्रेटेजीज बनाई है, उसको मुसलसल इंप्लीमेंट कर रहा है। हाँ, इंडिया नेशनल इंटरेस्ट की बात नेशनल करता है। इंटरेस्ट को देखा है, वो अपने उनने पॉलिसी जो है ना मेंटेन की हुई है। जो हमारे आते हैं ना, हर किसी की अपनी पॉलिसी होती है। अब नून लीग होगी, पीटीआई होगी, हर की जो है ना अपनी जो है ना उसको लेके चलता है, खाजा पॉलिसी को लेके चलता है। हाँ, लेकिन इंडिया में केस रिवर्स हो जाता है। केस रिवर्स हो जाता है। वो मेंटेन रखते हैं, जो हर किसी के साथ जो है ना हाँ। वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। हाँ, इसराइल के अटैक शुरू हो गए ईरान के ऊपर। पहले साइबर अटैक हुआ, क्योंकि हमने इस शो को 2 पार्ट में जो है रिकॉर्ड किया। पहले हमने साइबर अटैक की बात की और आज डे 2 हम बात करें ऑयल रिफाइनरी की। तो आपको क्या लग रहा है, इसराइल को तो कोई भी इस्लामी कंट्री रोक नहीं पाएगा? सबको पहले हवा लग रहा था कि इसराइल हमें डरा रहा है, और क्योंकि ईरान ने बोला था अगर आप मेरा ऑयल डिस्ट्रॉय करोगे तो मैं आपका करूंगा। ईरान क्या वहां तक पहुंच सकता है? उसके पीछे अमेरिका की सपोर्ट है, इसराइल के पीछे इंडिया की सपोर्ट है, इंडिया की आर्मी वहां पे है, इंडिया उनको वेपन्स देता है, पॉलिटिकल सपोर्ट देता है, इंटरनेशनल फोरम उनके साथ जो है शेयर करता है। इंडिया की बेसिकली सपोर्ट हमेशा से इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा रही ठीक है। लेकिन इंडिया एक चीज़ हमेशा से मेंटेन करके रखता है, वो ईरान के अगेंस्ट उस तरह से नहीं सामने आएगा, या किसी और मुल्क रशिया के भी अगेंस्ट सामने से नहीं आएगा। हाँ। क्योंकि उन्हें पता है कि हमें कल से इनसे भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। तो अपने एडवांटेजेस मेंटेन करने के लिए सबके साथ इक्वल रहेंगे, वो जंप नहीं करेंगे किसी की फाइट में। हालांकि वो हमेशा पाकिस्तान से भी जब भी उनका इशू होता है तो उनकी सपोर्ट इसराइल की साथ होती है। इसराइल के साथ होती है। तो ये जो अटैक है, जो इसराइल ने पहला अटैक किया है ईरान की ऑयल रिफाइनरी पे, इसका अब दुनिया पे क्या असर पड़ेगा? ये जंग हमें भी तो लपेट में नहीं ले लेगी, क्योंकि हमारा बॉर्डर भी तो ईरान के साथ है, अपनी भी तो फिक्र करें। बेसिकली सारों को लपेट में लेगी जितने भी क्लोज हैं। और बेसिकली हमारी ये फाइनेंशियल कंडीशन उस तरह की नहीं है कि हम किसी को सपोर्ट कर सकें। ठीक है। ताकि हम कहते ये हैं कि हम फलस्तीन को करेंगे, इसको करेंगे, लेकिन आज तक इधर से कोई आगे गया नहीं। यहाँ बैठ के बातें करते हैं। जहाँ तक बात रहेगी इंडिया चीज़ों में आके रिजॉल्व कर सकती है मैटर्स को। इंडिया ये मैटर रिजॉल्व कर सकता है कैसे? ये तो बड़ी बात बोल दी आपने। फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, Financially strong है। वेपन्स वगैरह सप्लाई करती हैं, ठीक है। उनके पास उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है हाँ। कि वो चीज़ों को हल कर सकते हैं, बैठ के बात हो सकती है। लेकिन बात वहीं आ जाती है, वो किसी एक साइड पे नहीं जाएंगे। अगर इंडिया इसराइल को कहता है कि अटैक्स बंद कर दो क्योंकि वापस में दोस्त है, तो क्या नेतन्याहू मान लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इंडिया ऐसा नहीं करेगा ना? नहीं, इंडिया ऐसा नहीं करेगा और नेतन्याहू भी ऐसा नहीं करेगा। हाँ, इन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में इंडिया को ब्लेसिंग बोला था। अब बोलते तो ब्लेसिंग है, लेकिन वो जो आप चीज़ कह रही है ना कि वो कहेंगे तो अटैक रोक देंगे, वो डेफिनेटली नहीं रोकेंगे। अगर कुछ चीज़ वीक हो रही है, इंडिया के बगैर कुछ किया तो वो तो चाहेंगे हो जाए वीक। ये खतरा है। हाँ, ये खतरा है डेफिनेटली। ऐसा नहीं है। आप देखिए, इजराइल अपने दुश्मन के साथ लड़ रहा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। और इंडिया की हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि आतंकवाद जो है वो नहीं चलेगा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, आतंकवाद के खिलाफ जो है आवाज उठाओ। तो इंडिया इसमें क्यों इजराइल को बोलेगा कि आप रुक जाओ, आप बंद कर दो, आप छोड़ दो, आप हमला मत करो? इजराइल क्यों मानेगा इंडिया की, और इंडिया क्यों बोलेगा इजराइल को? भाई, हमास ने ये इसकी शुरुआत की, निर्दोष लोगों को मारा, बच्चों को मारा। अब जब उसने जवाब दिया, तो उसके जवाब में वहां से ईरान हमला करेगा या कोई भी उसके समर्थन में आएगा, तो वो भुगतेगा। इसमें इंडिया क्या करेगा? इंडिया ने थोड़ी बोला था कि हमास को कि जाओ तुम जाकर के हमला करो।
और ये अटैक सब इसराइल और बढ़ाएगा कि या फिर ये बस डराने के लिए था ईरान को? नहीं, ये अटैक ज़्यादा होंगे और ईरान रिस्पॉन्स करता है तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। आप क्या कहेंगे, अगर ईरान अब रिस्पॉन्स करता है, इसराइल के साथ अमेरिका है, इंडिया है और टेक्नोलॉजी उनके पास बड़ी आउट क्लास है, तो इसराइल तो कहीं ना कहीं स्टैंड करेगा, लेकिन ईरान का क्या? ईरान जरूर रिटेलिएट करेगा, फिर वो से अपने करेगा? नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखेगा, क्योंकि वो जो रिजीम है ना वो नजरियाती है। नजरियाती रिजीम जो होते हैं, आपको पता है जिस तरीके से वो एटॉमिक बम बना रहे हैं, उनके जो आम आवाम में कितना सफर कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी का क्या हाल है, तो वो तो जरूर अभी रिटेलिएट पिछले दिनों करेगा। में खबर आई कि ईरान ने एटम बम बना लिया। हाँ, तो इसलिए तो बता रहा, उन पे हजारों किस्म की पाबंदियां है, पर वो रिटेलिएट करेगा क्योंकि वो नजरियाती रियासत है। जिस तरीके से आपने बात की कि इंडिया इस जंग को बंद करवा सकता है, नहीं करवा सकता। हाँ। अगर ये इस जंग को कोई बंद करवा सकते वो है अमेरिका। हाँ। अगर वो इसराइल पे जोर डालेगा तो वो इसराइल से कुछ भी मनवा सकता है, जिस तरीके से उनकी सपोर्ट है। कि ये फलस्तीन हमारा इसराइल का हिस्सा बन जाए, तो जब तक वो नहीं बनेगा तब तक ये जारी रहेगा। जबरदस्त। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय नीचे दे कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है, इसे कोई नहीं रुकवा सकता, अमेरिका भी नहीं रुकवा सकता। हाँ, अमेरिका के इंटरेस्ट है, अमेरिका के हथियार जो है वो बिक रहे हैं, एक रीज़न ये भी है। और दूसरा रीज़न है कि भाई जिस तरीके से निर्दोष लोगों को मारा गया, जिस तरीके से सिविलियन को टारगेट करके मारा गया, बच्चों को टारगेट करके मारा गया, उसका जवाब दे रहा है इसराइल। तो इसमें ना अमेरिका कुछ कर सकता है, ना कोई और देश कुछ कर सकता है, क्योंकि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। और हर देश, अमेरिका के आप देख लीजिए, जब 26/11 हुआ था तो घर में घुस के मारा था, घर में घुस के मारा गया था ना ओसामा। और ऐसे ही जब इंडिया ने मारा तब भी घर में घुस के मारा। तो कोई भी देश है वो इसी तरीके से जो है जवाब देता है। जब कोई आतंकी घटना होती है किसी देश में, कोई सिविलियन को टारगेट किया जाता है किसी भी टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से, उसका जवाब जो है वो देश देता है। तो वही अब इजराइल कर रहा है। तो अब जो भी उसके समर्थन में आएगा, उस टेररिस्ट ग्रुप के समर्थन में जो भी देश आएगा, कोई ग्रुप आएगा, तो उसके साथ भी युद्ध होगा। आप देख लीजिए 4 फ्रंट पे लड़ रहा है, इसमें अगर ईरान भी आता है तो उसमें वो ईरान के साथ भी युद्ध करेगा। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। आप अपने विचार जो हैं वो कमेंट में बता सकते हैं इस पूरी वीडियो को लेकर के। और कुछ और वीडियोस किस टॉपिक पर बनाए जाएं वो भी जो है सजेस्ट करें कि किन टॉपिक्स पर वीडियोस जो है वो कवर करनी चाहिए। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।